हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को ईशान बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब बच्चों एमसीक्यूज क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर 76 पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको नहीं मिले तो यूट्यूब पे टाइप करिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ईशान सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है। या आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। बस आपको चैप्टर का नाम लिखना है, बाय एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बाय 2 पाई क्लासेस, ओके। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब हमको पता है बच्चों, रॉकेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक, तो उस सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। जैसे कि ये रॉकेट है एक, ये देखिए बच्चों, ठीक, ये रॉकेट। अब आपको पता है रॉकेट में फ्यूल होता है ये, तो अभी रॉकेट रेस्ट पर है। तो जब रॉकेट रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल मोमेंटम अभी और देखो, रॉकेट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से आके इसको कोई धक्का वक्का नहीं मार रहा है, ठीक है। तो इसका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है, ठीक। तो अभी इसका इनिशियल मोमेंटम 0, तो इसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0। मतलब जब रॉकेट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसमें जो गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है, बर्न करेंगी, पीछे की डायरेक्शन में कुछ गैसेस निकलेंगी, इसमें जो फ्यूल भरा है ये बर्न करेगा, ठीक है। ये गैसेस पीछे की डायरेक्शन में निकलेंगी। अब जो गैसेस पीछे की डायरेक्शन में निकलेंगी उनके पास कुछ ना कुछ मास होगा और स्पीड होगी, और मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। यानी कि पीछे जो गैसेस निकल रही उनके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मान लो कि पीछे की डायरेक्शन में मोमेंटम बन गया कितना? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अरे भाई मान लो, ठीक। तो बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में रॉकेट को भी कितना मोमेंटम मिलेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम मिलेगा, ठीक। यानी कि -500। माइनस क्यों लगाया है? -500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि बच्चों डायरेक्शन बताने के लिए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जितना मोमेंटम गैसेस को मिलेगा उतना ही मोमेंटम रॉकेट को इंपार्ट कर देंगे गैसेस, ठीक। ताकि नेट मोमेंटम फिर से कितना हो जाए? 0। पहले भी मोमेंटम कितना था? 0। अभी भी कितना है? 0। 500 में -500 ऐड करो, 0 आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड करता है, ओके। और ये आंसर क्या लिखा है ये आप पढ़ सकते हो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आपसे बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ओके बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए, ये आपके पास कोई टेबल है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ओके। ये कोई टेबल है, ओके। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके। ये देखिए, ये आपके पास कोई टेबल है बच्चों, ओके, इस तरीके से। और इस टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। और इसका मास कितना है? इसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये स्लाइड कर रहा है, फिसलता हुआ जा रहा है, और फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक। हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल ये सरफेस है, और ये ऐसा फिसलता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ओके। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनल फोर्स 0 है मतलब, ठीक। अब सुनो, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये? वेलोसिटी कितनी है इसकी? वेलोसिटी इसकी 4 मीटर पर सेकंड, ओके स्टूडेंट्स। वेलोसिटी कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। अब सुनो, कह रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर इतनी ही वेलोसिटी से इसको चलाते रहना है स्ट्रेट लाइन में, ठीक, तो बताओ कितना फोर्स लगाना होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, इसको इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए फोर्स तो आपको तब लगाना होगा ना जब आपको कोई अपोज कर रहा होगा। ध्यान से सुनो, अगर इसके मोशन को कोई फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है? अलोंग द सरफेस, मतलब जो ऊपर ऑब्जेक्ट है और टेबल, इनके बीच में जो कांटेक्ट है, तो ये जो कांटेक्ट है इस कांटेक्ट के अलोंग लगता है, ये अलोंग द सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 0 है। अब एक बात बताओ, जब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 0 दे दिया तो आपके मोशन को तो कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, आपके मोशन को कोई अपोज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा दो कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसी उसी वेलोसिटी से जाती रहेगी। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वो तब तक जाती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। एक्सटर्नल फोर्स तो कितना लग रहा है? 0। तो इसके मोशन को मेंटेन करने के लिए यहां से जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर आपको 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को मेंटेन करना है बच्चों, तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने आप स्ट्रेट लाइन में चलेगी, क्योंकि आपको कोई अपोज थोड़ी ना कर रहा है। तो एक बार इसने चलना स्टार्ट कर दिया तो 4 मीटर पर सेकंड से चलती रहेगी। कब तक? जब तक इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आके कोई फोर्स एक्सटर्नल एजेंट ना लगा दे, ठीक, समझ गए। तो बस यहां पर देखिए आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय इटसेल्फ ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो, इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से चेक करो।
दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन, यहाँ पे जो फोर्स होता था ये नेट फोर्स होता है, सिस्टम के ऊपर ये क्या होता है, नेट फोर्स होता है। तो F नेट यानी कि नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। अब ध्यान दो बच्चों, नेट फोर्स यहाँ पर कितना है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो जवाब है इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रहा, आपके सामने देख लो। अब वो लग क्यों नहीं रहा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई मान लिया हमने कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है, और वो कितना है, एफ नेट। मान लो नेट फोर्स कितना है, एफ नेट है, इसका हमने नाम दिया। अब हम कह रहे हैं भैया इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मास देखो कितना है, 2 किलोग्राम, मास की जगह 2 रखा। एक्सलेशन कितना है बच्चों, एक्सलेशन इसका 0 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 0। अरे भाई वो कह रहा है इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको चलाते रहना है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सलेशन 0 है। यदि एक्सलेशन 0 है तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2 इंटू 0 आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि नेट फोर्स 0 की जरूरत है इसको उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते रहने के लिए। जैसे समझना है आप वैसे समझ सकते हो। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सलेट अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। बात समझो, देखो एक स्मॉल कार है, ओके स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये एक स्मॉल कार है, ठीक, स्मॉल कार है, मान लो इसका मास है स्मॉल एम, ठीक, और ये एक लार्ज कार है, ठीक, इसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका मास है सपोज कैपिटल एम। अब कैपिटल एम, ओके, इसका मास ज़्यादा है, ठीक, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, ठीक। अब ये जो कैपिटल एम है ये स्मॉल एम से ग्रेटर है, सो एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, ठीक है, ग्रेटर मतलब बड़ा है, एम बड़ा है स्मॉल एम से, ठीक, इसका मास ज़्यादा है। अब पता है इस क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं फोर्स के बारे में बात कर रहा है, फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा है भाई। देखो आप कंफ्यूजन क्या कर रहे होगे इस क्वेश्चन में, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो फोर्स के बारे में बात कर रहा है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में ये बात कर रहा है, और फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ से, है ना। सो आप बोल रहे होंगे मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और ये v माइनस यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम का क्या होता है, सेकंड, और ये वाला सेकंड नीचे आएगा तो आप टिक लगा दोगे गलती से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर, ठीक, यानी कि फोर्स की यूनिट एक तो न्यूटन होती है और ये या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन तो दिया नहीं है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और आप गलती से जाके ऑप्शन डी पे टिक लगा दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास एक छोटी कार है और एक बड़ी कार है, ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एस्केलेट, मतलब कौन आसानी से एस्केलेट हो जाएगी, कौन आसानी से एस्केलेट हो जाएगी, ये पूछे कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है कार को आसानी से एस्केलेट कराने के लिए। सुनो ध्यान से, वो ये कहना चाहता है कि दोनों कार पे अगर सेम फोर्स लगे, मान लो भाई, मान लो कार का इंजन इसको फोर्स लगा के आगे बढ़ाता है, ठीक, या आप चलो हाँ कार का इंजन इसको फोर्स लगा के आगे बढ़ाता है, तो मान लो दोनों कार में हमने सेम इंजन फिट कर दिया, हो सकता है दोनों कार में हमने सेम इंजन फिट कर दिया, यानी कि दोनों कार पे जो फोर्स लगेगा वो सेम है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन में। अगर इस पर एफ फोर्स लग रहा है, इंजन सेम फिट है, दोनों में सेम इंजन फिट है, ठीक, तो इस पे भी एफ फोर्स लग रहा है, इंजन के द्वारा फोर्स लगाया जाता है तभी आगे बढ़ेगी, तो फोर्स हो गया कांस्टेंट। अब सेम इंजन के साथ आपने एक बार भारी भरकम कार बना दी और एक बार छोटी कार बनाई, तो सोचो जो छोटी कार आप बनाओगे, इसलिए रेसिंग कार छोटी होती है आप देखोगे, ठीक है ना, तो जो छोटी कार आप बनाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, वो उतने ही फोर्स से ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी, बड़ी कार नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन। अब यहां से ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ बाय एम, एम जाके इधर डिवाइड लगा देगा, फोर्स कांस्टेंट हो गया, जितना इस पे लग रहा है उतना इस पे लग रहा है, तो फोर्स को हटा के हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम यहां से कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एक्सलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब समझ में आया कि एक्सलेरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, उतने ही फोर्स में अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलेरेशन के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिम्मेदार है, फोर्स थोड़ी ना जिम्मेदार है, फोर्स तो फिक्स हो गया, मास जिम्मेदार है। जिसका मास ज्यादा होगा वो कम एस्केलरेट होगी, एस्केलेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज आना, ठीक, और जिसका मास कम होगा वो ज्यादा एस्केलेट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली, ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी कार का मास कम है, इसका मास कम है, तो ये ज्यादा अच्छी तरीके से एस्केलेट हो जाएगी, उतनी ही फोर्स से, उतना ही फोर्स अगर इस पे लगाएं ज्यादा अच्छी तरीके से एस्केलेट होगी, जल्दी स्पीड पकड़ लेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब बताओ कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण स्मॉल कार जल्दी से एस्केलेट हो जाती है, तो जवाब है दिए गए फोर्स के लिए, दिए गए कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो जवाब है मास। एस्केलेशन डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, ठीक। तो अब मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ठीक, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, किलोग्राम। ओके, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। अब देखो बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जैसे मान लो ये वॉल है, सामने दीवार है, दीवार पे आप फोर्स लगाओगे, तो आपने कितना दिया दीवार को फोर्स, एफ, ठीक है। तो आपने इसको ऐसा पुश किया एफ फोर्स से, तो आपको भी रिएक्शन में कितना फोर्स लगेगा, एफ फोर्स लगेगा, ठीक। यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि भाई अगर किसी बॉडी ने दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी भी पहली वाली पे उतना ही फोर्स लगाती। आपने जितना लगाया वो हो गया एक्शन, वहां से पलट के आपको जितना मिला वो हो गया रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन बनते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ध्यान से चेक कर लो, अगर आपने 5 न्यूटन दिया तो आपको भी 5 न्यूटन मिलेगा। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ये इधर तो ये इधर, डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, ठीक। एंड एक्ट्स ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे वर्क करते हैं। चेक कर लीजिए, वॉल पे लगा है एक्शन और आपको मिला है रिएक्शन। वॉल हो गई फर्स्ट बॉडी, आप हो गए सेकेंड बॉडी, ठीक। सो यहां पर देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा कुछ तो है नहीं, सेम बॉडी पे थोड़ी ना लगता है। सेकंड बी पार्ट देखिए, कह रहा है कि ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज, यस, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, यस, डिफरेंट बॉडीज पे होता है एक्शन रिएक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो ये मुझे सही लग रहा है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, कह रहा है हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, क्या इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होता है, हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन बच्चों जब इसने बोला कि हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वो ये कहना चाहता है एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है डायरेक्शन भी सेम है, जी नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 न्यूटन 5 न्यूटन, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो उसने बोला हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वो कहना चाहता है मैग्नीट्यूड भी सेम है डायरेक्शन भी सेम है, नहीं, डायरेक्शन की वजह से फेल हो गया, डायरेक्शन थोड़ी ना सेम होती। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन कह रहा है एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पर, है ना, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री पर, ओके। सो एक्ट्स ऑन आइदर बॉडी, आइदर मतलब दोनों में से एक बॉडी पे नॉर्मल वर्क करता है, नहीं भाई, दोनों बॉडीज पे लगता है एक्शन रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और इस पे रिएक्शन, तो एक ही बॉडी पे थोड़ी ना, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ एक्शन होता है रिएक्शन होता ही नहीं है। तो ऑप्शन डी भी आपका चला गया, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडीज, ठीक है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, तो भाई कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका मास सपोज m है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v है, ठीक। तो उसका मोमेंटम कितना होता है, p क्या होता है मोमेंटम, p इज इक्वल टू m इनटू v। अब बताओ बच्चों, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक। तो या तो आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा मिलेगा, यानी कि किलोग्राम मीटर। अब देखो नीचे सेकंड है, यानी कि सेकंड की पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड की पावर -1, इसको भी क्या पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड, इसको भी क्या पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक। सो जाके देखिए नीचे ऑप्शन में आपको क्या ऐसा मिल रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, शायद मैंने मीटर सेकंड बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या ऐसा मिल रहा है कहीं पे, जाके देखो, नहीं ऐसा तो नहीं मिल रहा है कहीं पर। क्या ऐसा मिल रहा है कहीं पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जाके देखिए, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो ये हो गया आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आइए मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसमें, यहां पे देखो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स की यूनिट होती है। बोलेंगे सर फोर्स की तो न्यूटन होती है, भाई फोर्स क्या होता था m इंटू ए, ठीक। यहां से देखो मास को अगर आप किलोग्राम में लोगे, ठीक है, एक्सक्लेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लोगे, सेकंड की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और वैसे तो ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, 1 न्यूटन ही क्या होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पता है ना, पढ़ाया है, ठीक है। तो हो गया फोर्स का। इसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका किसका पता है, ये होता है आपका एस्केलेशन, ये होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है जी का, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इसको छोड़ दो भी, ठीक, ओके। सो बहरहाल आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम। अब देखो स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड, कोई टेंशन नहीं है, देखो ग्राउंड बनाओ चुपचाप, लड़के के मास से भी कोई आपको मतलब है नहीं, चुपचाप आप बस ये देखो लड़का जो खड़ा है, लड़का कितने फोर्स से ग्राउंड को दबा रहा है नीचे, लड़का फर्स्ट बॉडी, ग्राउंड आपका दूसरी बॉडी, एक्शन रिएक्शन होगा बच्चों। उसने बोल दिया लड़के ने ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाया 500 न्यूटन, तो लड़के के द्वारा ग्राउंड पे कितना लगा 500 न्यूटन, ये हो गया एक्शन फोर्स। लो तो ग्राउंड भी लड़के के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा रिएक्शन, कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा 500 का एक्शन रिएक्शन लो, ठीक है। अगर एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे क्या
एक्शन, तो दूसरी वाली बॉडी फर्स्ट वाली पे क्या करेगी, रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं और टू डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। एक्शन लगा ग्राउंड पे, रिएक्शन मिला लड़के को 500 न्यूटन का, ठीक। तो बस द फोर्स एक्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय, ग्राउंड बॉय पे कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। यानी कि 500 न्यूटन फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। सो बस ये देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, 500 न्यूटन, दिस इज बिकॉज द ग्राउंड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द बॉय अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है होंडा सिटी। अब आप देख लो बच्चों, यहाँ कुछ कार्स है, अच्छी अच्छी कार है, मुझे भी अच्छी लग रही है, ठीक है, होंडा सिटी, ओके। तो ये होंडा सिटी है और उसके बाद ऑल्टो भी आप देख लो बच्चों, मारुति ऑल्टो। होंडा सिटी का मास कितना है, 1150 किलोग्राम, ऑल्टो का 720 किलोग्राम, नैनो भी है, नैनो भी काफ़ी मुझे पसंद है, ठीक, 600 किलोग्राम, 2510, सारी कार पसंद है भाई, बढ़िया कार है सारी की सारी, ठीक है। स्कॉर्पियो भी है, 2510 किलोग्राम। कह रहा है कि आर रनिंग एट द सेम स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अब इसका क्या मतलब है, देखो सारी की सारी कार एक साथ जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सभी के सभी सेम रोड पर हैं, सेम जगह पर हैं, एयर प्रेशर सेम है, एयर रेजिस्टेंस सेम है, फ्रिक्शन फोर्स सेम है, ये सब, ठीक। तो सबकी कांस्टेंट स्पीड बनी हुई है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड की। अब होता क्या है कि इफ ऑल दीज कार्स आर हिट फ्रॉम बिहाइंड विद द सेम फोर्स एंड दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, चारों कार ऐसे जा रही हैं, पीछे से आके चारों कार को, चारों की चारों जो 4 कार से एक साथ टक्कर मारी गई सेम फोर्स से, मतलब पीछे से इसमें लगा एफ न्यूटन का फोर्स, ठीक है, इसमें भी लगा एफ न्यूटन का फोर्स पीछे से, इसमें भी लगा एफ न्यूटन का फोर्स, और इसमें भी पीछे से एफ न्यूटन का फोर्स लगा, सब पे सेम फोर्स लगा, देखो फोर्स हो गया सेम। अब कौन ज्यादा एस्केलेट होगी, एस्केलेट मतलब एस्केलेट करने का क्या मतलब है, वेलोसिटी में चेंज आना, स्पीड में चेंज आना, भाई एस्केलेशन क्या होता है, स्पीड में चेंज होना, वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक। तो कौन अच्छी, सबसे ज्यादा कौन एस्केलेट हो जाएगी, ठीक है, सब पे हमने सेम फोर्स लगाया, किसकी स्पीड में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये बताने के लिए आपको बच्चों फॉर्मूला पता है, F इज टू एम इंटू ए। तो यहां से अगर आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ बाई एम, चेक कर लीजिए, ये m जाके इधर डिवाइड लगा देगा क्योंकि m a में मल्टीप्लाई है। अब फोर्स हो गया कांस्टेंट, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को आप हटा सकते हो यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्स हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक। तो फोर्स को हटा के आप बोलोगे एक्सक्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि बच्चों जिसका मास सबसे कम होगा ना वो सबसे ज्यादा एक्सक्लेट होगी, सही बात है, ठीक। अब जाके चेक कर लो सबका सबसे कम मास किसका है, तो जवाब है टाटा नैनो का। तो ये ऑप्शन ए था आपका, ठीक, ये ऑप्शन बी था, ये ऑप्शन सी था, ये ऑप्शन डी था, सबसे छोटी कार बेचारी नैनो, ठीक है। सो इसका मास सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा एस्केलेट होगी, यानी कि सबसे ज्यादा इसी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, यही इसी की स्पीड सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, ओके स्टूडेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टाटा नैनो। रीजन क्या, बिकॉज द मास ऑफ द टाटा नैनो इज द लीस्ट अमंग द 4, लीस्ट मतलब सबसे कम है इन चारों में, ठीक है। एंड द एस्केलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने किस पे टिक लगाया, टाटा नैनो पर, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स question number 48, the acceleration produced by a force of 5 newton acting on a mass of 20 kilogram in meter per second square is, तो यूनिट यहीं पर देख रखी है एक्सक्लेशन की, नीचे बस न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, ठीक। तो एक्सक्लेशन निकालना है, बहुत आसान सवाल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। फोर्स दिया है 5 न्यूटन, है ना, और मास आपको कितना दिया बच्चों, 20 किलोग्राम, बच्चों वाला खेल है ये तो, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मास इंटू एक्सक्लेशन, ए निकालना है एक्सक्लेशन, तो मास आके इधर फोर्स में क्या करेगा, डिवाइड लगाएगा, तो फोर्स बाय मास इज इक्वल्स टू एक्सक्लेशन, यानी कि एक्सक्लेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन है और डिवाइडेड बाय मास कितना है 20 किलोग्राम, ठीक। चलिए सॉल्व करिए, कैसे करेंगे सर, देखो आराम से मैं आपको बताता हूँ। 20 को आप लिखो 2 इंटू 10, ओके। अब क्या करोगे, 5/2 निकाल लो, कितना होता है, जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना, 10 नीचे है ना, 5/2 निकाल लो, जो 10 जो आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना। 5/2 कितना होता है 2.5, ठीक, और नीचे क्या बचा है 10, 2.5/10, ये डेसिमल 1 प्लेस इधर चला जाएगा, आंसर आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जाके देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व्स द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता था, एम इन द ब्रैकेट वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। और ये जो v माइनस यू बाई टी होता था यही एक्सक्लेरेशन होता था, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता था, ठीक। अब सुनो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ए की वैल्यू निकालो यहाँ से, मान लो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ बाई एम।
ठीक है। तो अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है तो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास कम होगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एस्केलेट, उसका एक्सलेशन ज़्यादा होगा, और अगर उसका मास ज़्यादा है तो एक्सलेशन कम होगा दिए गए कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक, मतलब कोई बॉडी अगर इस पर हम फोर्स कांस्टेंट कर दें, दो बॉडीज़ है मान लो, ठीक, दो बॉडीज़ हैं, ये लो, एक छोटी एक बड़ी, यानी कि इसका मास क्या है, लेस है, और इसका मास क्या है, ज़्यादा है। ठीक, इस पे भी एफ फोर्स लगाया, इस पे भी एफ फोर्स लगाया, तो कौन सी अच्छा एस्केलेशन किस में प्रोड्यूस होगा, तो जवाब है जिसका मास कम है, जिसका मास कम है उसमें ज़्यादा एस्केलेशन प्रोड्यूस होगा। अब आइए पढ़ते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ के लिए हमें जाना है, तो या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा होगा, और या तो एस्केलेशन और मास में रिलेशन होगा। ठीक, तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, कह रहा फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर, स्टॉप स्टॉप की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बी में आओ। अ फोर्स कैन एक्सलेट अ लाइटर व्हीकल, लाइटर मतलब हल्का, यानी कि मास कम है तो वो फोर्स क्या करेगा, उसको एक्सलेट करेगा मोर इजली देन अ व्हीकल, देन अ हैवियर व्हीकल। ये सही बात, तो यही वाली कंडीशन, तो ये क्या है, लाइटर व्हीकल है, हल्का, तो यहाँ पे एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि मास इसका कम है, और ये क्या है, हैवी व्हीकल है, कैसा है, हैवियर है, भारी व्हीकल है। ठीक, तो इसका मास ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्सलेशन कम प्रोड्यूस होगा, यही बात तो करा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइटर व्हीकल ऑन अ कोलिजन विद अ हैवी व्हीकल रिजल्ट इन बोथ द व्हीकल कमिंग टू स्टैंड स्टिल। ऐसी कोई बात नहीं है, कह रहा है कि भारी व्हीकल स्मॉलर वाले पे टक्कर, स्मॉलर मास वाले व्हीकल पे टकराएगा तो दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे, भैया ज़रूरी नहीं कि दोनों रेस्ट पे आ जाएं। ठीक, उसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एस्केपिंग एयर फ्रॉम अ बलून इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मेक्स द बलून गो अपवर्ड। ये न्यूटन थर्ड लॉ है ना, कि कोई बलून है, पीछे इसमें थ्रेड लगा है, थ्रेड को खोल दोगे गैसेस पीछे निकलेंगी, तो ये गैसेस जितने फोर्स से पीछे निकलती हैं उतनी फोर्स से बलून ऊपर जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो बी पे टिक लगा देंगे, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा, फील्डर पुल्स हीज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल। अब देखो बच्चों, मान लो एक क्रिकेट बॉल है, आपके जब बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो इसका मास 1 किलोग्राम है, मुझे भी पता है किलोग्राम 1 किलोग्राम मास नहीं हो सकता, काफ़ी बड़ा मास, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो एक क्रिकेट बॉल आ रही है बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, अब आपको इस, आप क्या, आप क्रिकेट प्लेयर, आप इसको पकड़ोगे, जैसे आप इसको पकड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी जीरो करने के लिए पकड़ते हो भाई, रोक देते हो ना बॉल को फाइनली, तो इसकी वेलोसिटी ये यू है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली इसको हमें रेस्ट पे लेके आना है, कहाँ लेके आना है इसको हमको, रेस्ट पे, यानी कि फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, मान लो 1 सेकंड में ऐसा हो जाता है। ठीक है भाई, आपके हाथ में जैसे ही आई बॉल, 1 सेकंड आपने बस उसको टाइम दिया और उसकी वेलोसिटी 0 कर दिया, आप ज़्यादा पीछे नहीं गए, थोड़ा सा ही पीछे गए। तो देखो जरा कितना इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगा। तो ये सिचुएशन नंबर 1 है, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पर आपने पढ़ा है एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एम इन द ब्रैकेट वी माइनस यू बाय टी होता है, याद है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। निकालिए, मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है फाइनली 0, और यू कितना है बच्चों, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 है, और कितना टाइम में ऐसा कर दिया आपने 1 सेकंड में, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 इंटू 1 माइनस 50 बाय 1 माइनस 50, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि मोमेंटम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगी तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले मोमेंटम कितना था, m इंटू यू, 50 इंटू 1 50 था, बाद में मोमेंटम कितना हो गया 0। तो ये मोमेंटम में जो चेंज आया है 50 से 0 का, ये कितनी देर में आया है, 1 सेकंड में आया है। ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मैं बता चुका हूँ बच्चों, ये अगर आपने ये स्टार्टिंग से नहीं फॉलो किया तो फॉलो करिए प्लीज़। ठीक है, नाउ सो अब देखो इस कंडीशन में इसके हाथ पर, जो प्लेयर है इसके हाथ पर कितना फोर्स लगेगा, 50 न्यूटन का। ठीक, सेकेंड सिचुएशन आइए दिखाते हैं। सेकेंड सिचुएशन में मान लो कि सब कुछ ऐसा ही, लेकिन टाइम आपने कितना कर दिया 4 सेकंड का, मान लो 4 सेकंड का मतलब है आपने बॉल को हाथ में आने दिया, 50 मीटर पर सेकंड से हाथ में आई आपके, और ऐसे ऐसे गिरते गिरते गए गिरते गए गिरते गए ग्राउंड पे गिर गए, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, बॉल को लेके आप ग्राउंड पे गिर गए, हाथ ऐसे पीछे कर रहे हो। ठीक है, ऐसा करने में आपने टाइम को बढ़ा दिया। ठीक है, तो मोमेंटम में चेंज हमको 50 से 0 करना है। आपने पहले बार 1 सेकंड में किया था, इस बार आप 4 सेकंड ज़्यादा टाइम दे रहे हो उसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से F बराबर m इन द ब्रैकेट v माइनस यू बाई टी। ठीक, सो m कितना है, m 1 है, v 0 है, माइनस 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टाइम 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 50 बाई 4 कितना होता है, माइनस 12.5। तो इस बार आपके हाथ पे कितना फोर्स लगेगा, माइनस 12.5 का मतलब है, माइनस साइन आप छोड़ो, माइनस साइन बता रहा है कि मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो आपके हाथ पे इस बार ओनली 12.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इससे आपको चोट नहीं लगती है, इसलिए आप अपने हाथ को कहाँ करते हो, क्रिकेट प्लेयर अपने हाथ कैसे पीछे करता है, क्यों, जिससे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाए। जी हाँ,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यदि आप टाइम की वैल्यू बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा और फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो टाइम आपने यहाँ पे देखिए बढ़ा दिया था, ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि फोर्स भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यही बात है। तो अ फिल्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस इनेबल्स द फिल्डर टू, हाँ भाई बताइए कौन सा ऑप्शन है, क्या एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, नहीं, क्या आप बॉल पे फोर्स लगाना चाहते हो ज्यादा, नहीं, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, हम ये चाहते हैं कि बॉल हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो रिड्यूस हो जाए, हाँ, तो बस, ठीक, तो इसलिए हम अपना हाथ पीछे करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इंक्रीज करना चाहते हो, जी नहीं, नो 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 नो, हम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करना चाहते हैं। चेक कर लीजिए, टाइम को बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, फोर्स को बताता है, ठीक, यानी कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, जो बॉल हमारे हाथ पे लगाएगी तो हमें कम चोट लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, आराम से हम कैच को पकड़ भी लेंगे, ठीक, मतलब जो भी कैच कैच को पकड़ लेंगे मतलब बॉल को पकड़ लेंगे। कह रहा है कि कीप द बॉल इन हैंड्स फॉर्मली, क्या वो फर्मली बहुत टाइटली उसको पकड़ने के लिए ऐसा करता है हाथ को पीछे, नहीं, वो अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज करता है जिससे कि उसके हाथों पे कम फोर्स लगे, उसको चोट ना लगे और कैच छूटने की संभावना कम हो जाए। तो अब आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट्स, उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।